आज अपना जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी की कुछ ऑब्जेक्टिव मैं अलग से लेकर के आया हूँ। आज मैं आपको शाखाएं वगैरह वाला जो पोर्शन है उसे करवाऊँगा। मनीष, अमन, पूनम, तालिब, प्रशांत, सौरभ, पिंकी, प्रशांत, ठीक है, आवाज़ सही आ रही है ना आप लोगों को? ओके। आज अपन लोग बीमारी वाला पोर्शन जो था वो मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ बायोलॉजी में। आज अपन बायोलॉजी में पोर्शन उठा रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, और ये पोर्शन है आपका खास तौर से स्पेशली आपका ब्रांच। इन ब्रांचों से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं आपके, इसलिए आज मैंने सोचा था क्यों ना अब इन ब्रांचों को अपन उठाएं। तो इन ब्रांचों को आज अपन तैयार करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1 से 4 कैसे तैयार होती है उनको भी अपन देखेंगे, उनका मैं विश्लेषण भी करता जाऊंगा। साथ में आप लोग एक काम और कीजिएगा, एक काम स्पेशल ये कीजिएगा कि साथ में पेन पेंसिल लेकर के भी, कॉपी और पेंसिल लेकर के भी आप बैठें। जो आपको बिल्कुल अलग से दिखता है या डिफरेंट दिखता है आपको, वैसे तो उसमें लिखा हुआ है सब नोट्स में आपकी में, बायोलॉजी वाली जो मेरी बुकलेट है उसमें दिया हुआ है, लेकिन किसी कारण से कुछ गड़बड़ होती है या आपको लगता है कि बिल्कुल डिफरेंट है ये, तो आप उसे नोट भी करते चलना, जैसे आपके व्यवस्थित नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। एक बार आप नोट करेंगे तो याद भी हो जाएगा आपको आसानी से। अब अपन चालू कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और ये भी ध्यान रखना, अभी कोचिंग है 15 अक्टूबर को पता चलेगा ऑफलाइन खुल रही हैं या नहीं खुल रही हैं। अभी आप ऑनलाइन ही चल रही हैं, आप लोग ऑनलाइन ही स्टडी करें तो ज़्यादा बेहतर है। और आज का अखबार आप उठा करके देखें तो उसमें एक नई खबर आई है कोविड को लेकर के, और नई खबर ये है कि आपके जो डाटा हैं वो तो गिर रहे हैं, लेकिन मृत्यु दर है वो बढ़ गई है, यानी डेथ रेट बढ़ रही है। तो इसलिए थोड़ा सा संभल करके रहें, मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। वो आज के लिए अपन पहला प्रश्न है आपका ये जीव विज्ञान की, बिल्कुल स्टार्टिंग से बायोलॉजी वाली उठा रहे हैं अपन। अब पहले मैंने आप लोगों को बीमारी वाला पोर्शन करवाया था, आज मैं आपको स्टार्टिंग से करवा रहा हूँ। अनुराग, किस क्लास के बारे में बात कर रहे हैं आप? किस क्लास के बारे में बात कर रहे हैं? पहला प्रश्न है जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, पहला प्रश्न है आपके लिए कि जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। नंबर 1 आंसर है इसमें केवल जीवित जानवरों का, दूसरा है केवल जीवित वनस्पतियों का, तीसरा है जीवित व मृत जानवरों का, और चौथा है जीवित व मृत वनस्पतियों का। अच्छा, वर्ग 3 की 15 अक्टूबर को पता चलेगी आपकी। 15 अक्टूबर को गाइडलाइन जब आएगी तो उस गाइडलाइंस के आधार पर अपन चालू कर देंगे। और गाइडलाइंस यदि 15 अक्टूबर को नहीं आती है, वैसे तो यह 100% आएगी, पर किसी कारण से नहीं आती है तो फिर आपकी ऑनलाइन क्लास चालू हो जाएंगी, ठीक है ना। ऑनलाइन के लिए फिर मैं पूरी तैयारी कर लूँगा, तो उस पर फिर ऑनलाइन करा देंगे आपका। मोहिनी, गुड मॉर्निंग। जरा अब आप पेपर सॉल्व कीजिएगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आई हुए क्वेश्चन है ये आपके, और एक बार नहीं आए कई बार आए हैं। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पतियों का, जीवित व मृत जानवरों का, जीवित व मृत वनस्पतियों का। बताइएगा जरा। अभी हाई कोर्ट की वैकेंसी के बारे में जानकारी नहीं है मेरे को, जैसी जानकारी मिलेगी मैं बताऊंगा राहुल आपको। आंसर आपका सबका सही है, जितने भी लोगों ने दिया है जीवित व मृत जानवरों का। तो यहाँ पर अपन किसका अध्ययन करते हैं? जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, और जूलॉजी में अध्ययन करते हैं अपन जीवित जानवर और मृत जानवर दोनों का करते हैं अपन। तो ये जीवित जानवर हो गए आपके जिनका अध्ययन किया जाता है, और ये आपके मृत जानवर हो गए। अब यहीं से एक प्रश्न और बनता है, आप ऑब्जेक्टिव में से प्रश्न निकालने की कला सीखिएगा। ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, उसका विश्लेषण कैसे किया जाता है उसको करें, आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। ऑब्जेक्टिव वाले जो एग्जाम होते हैं, या 1 लाइन वाले जो एग्जाम होते हैं, या 1 डे वाले जो एग्जाम होते हैं जिसमें लिखना नहीं होता है, उनको किस तरीके से उनकी ओटियाँ की जाती हैं उसको आप समझें। जैसे अब 4 विकल्प हैं आपके, 4 विकल्पों में कौन कौन से आंसर आ रहे हैं उनको थोड़ा सा पूरा देखिएगा, क्योंकि या तो कोई नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ आ रहा है जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है, तो ये अपन ने मालूम है जंतु जीवित और अजीवित मतलब मृत दोनों का अध्ययन करता है। अब एक प्रश्न और बनता है, जूलॉजी का सबसे पहले अध्ययन किसने किया, या व्यवस्थित अध्ययन जूलॉजी का किसने किया, या फादर ऑफ जूलॉजी के रूप में किसको जाना जाता है। एक प्रश्न आपका यहाँ से भी बनता है, तो उसको भी अपन यहीं करेंगे सॉल्व। आप लोगों को मालूम ही है फादर ऑफ जूलॉजी के रूप में किसे जाना जाता है,
बताएंगे जरा आप लोग, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं अपन, फादर ऑफ जूलॉजी, जवाब दीजिएगा जरा जल्दी से जल्दी आप लोग। फादर ऑफ जूलॉजी के रूप में किसे जाना जाता है? मैं शाम को 7 बजे से मेरी जो क्लास चल रही है उस क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है बिल्कुल स्टार्टिंग से। गुड मॉर्निंग विकास, बताएं आप फादर ऑफ जूलॉजी के रूप में किसे जाना जाता है? जल्दी से जल्दी जवाब दें। फादर ऑफ जूलॉजी के रूप में किसे जाना जाता है? प्रशांत का जवाब आया है, प्रशांत, अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु, अरस्तु बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आप लोग स्टडी करें। फादर ऑफ जूलॉजी के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु को जाना जाता है। ये है आपके अरस्तु, ये अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, विज्ञान के भी पिता कहलाते हैं, फादर ऑफ सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र, फादर ऑफ पॉलिटिक्स यानी आपके राजनीति शास्त्र, इन चारों चीज़ों के फादर यही हैं आपके अरस्तु। अरस्तु यूनान के रहने वाले थे, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अरस्तु कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। और सबसे बड़ी खासियत ये सिकंदर के गुरु थे और इनके गुरु का नाम था प्लेटो और प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। तो ये यूनान के हैं आपके अरस्तु। अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। फूलों का अध्ययन अपन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? बताइएगा जरा जल्दी से आप लोग। फूलों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? फ्रेनोलॉजी में, एंथोलॉजी में, एग्रोस्टोलॉजी में या पेलिनोलॉजी में? बताइएगा जरा। फूलों के अध्ययन को कहते हैं यानी फूल जो है आपके उनका अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? फूलों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? जवाब दीजिएगा आप लोग जल्दी। फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी या पेलिनोलॉजी में? ओके, एंथोलॉजी बिल्कुल सही जवाब है। जे राहुल, बिल्कुल सही जवाब है। अनुराग, पेलिनोलॉजी में। अनुराग कह रहे हैं पेलिनोलॉजी। तालिब, पेलिनोलॉजी। राहुल, हाँ सही है आपका, एंथोलॉजी। ठीक है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं अपन, फूलों के अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो है आपका एंथोलॉजी है। कौन सा आंसर आपका? एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो आपका क्या है? एंथोलॉजी है। आप ध्यान रखिएगा, एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। और यहीं पर आप एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी में करते हैं और फूलों से अपन जो डरते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? आपको याद होगा, मैंने अभी उसमें पढ़ाया था बीमारियों में, फूलों को देख करके कई लोगों को डर लगता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं एंथोफोबिया। एंथोफोबिया, फोबिया शब्द यदि लग जाए, फोबिया का मतलब होता है डर, फोबिया का मतलब क्या है? डर। तो एंथोफोबिया, एंथोफोबिया अपन किसे कहते हैं? जहाँ फूलों से डर लगता है उसे एंथोफोबिया कहती है। और जब फूलों की अपन स्टडी करते हैं, फूलों की शारीरिक बनावट को देखते हैं, फूलों के प्रकारों को देखते हैं तो उस अध्ययन को अपन कहते हैं एंथोलॉजी। क्लियर हो गया? उसको अपन क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी। अभी राहुल, अभी मैंने एमपीजीके की प्रैक्टिस चालू नहीं कर पाई है, बस अब एक क्लास और चालू करने वाला हूं जिसमें मैं एमपीजीके की भी आपको इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव निकाल के प्रैक्टिस करवाऊंगा। बस अब चालू करवाने वाला हूं उसको भी। तो ये क्या है आपका? एंथोलॉजी, ध्यान रखना। अब प्रश्न आ जाता है यहीं से आपका, फ्रेनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फ्रेनोलॉजी। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, फ्रेनोलॉजी में जो आपका ब्रेन होता है ना, मस्तिष्क होता है, जो सिर होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मस्तिष्क का, ब्रेन का या सिर का अध्ययन करते हैं अपन। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है, घासों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, घासों के प्रकारों का अध्ययन किया जाता है, घास का अध्ययन करते हैं अपन। और पेलिनोलॉजी में अपन जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, आपके फूलों के अंदर पाए जाने वाले जो पोलन ग्रेन्स हैं, जिनके टाइप्स हैं, कितने प्रकार की है, कैसे होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं पेलिनोलॉजी में। हो गया क्लियर? अब तो नहीं भूलेंगे आप लोग, ये गलत नहीं होना चाहिए। ये ओटी कहीं पर भी आए आपकी, ये विश्लेषण हो गया, 5 ओटियाँ तैयार हुई आपकी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी, फ्रेनोलॉजी में ब्रेन का अध्ययन, एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन, पेलिनोलॉजी में पोलन ग्रेन्स का अध्ययन, और फूलों के डर जो होता है उसे अपन एंथोफोबिया कहते हैं। चलिएगा जरा, एंथोलॉजी ये है आपका फूलों की अध्ययन, ये एंथोलॉजी है।
फ्रेनोलॉजी में ये ब्रेन का स्ट्रक्चर का अध्ययन हो जाता है, ब्रेन स्ट्रक्चर का अध्ययन आपका फ्रेनोलॉजी। ये पोलन ग्रेन्स का अध्ययन, घासों का अध्ययन मैंने इसमें फोटो नहीं डाला है क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं। तो ये पोलन ग्रेन्स का अध्ययन है आपका। ओके, अगला प्रश्न अपन देख रहे हैं, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहती हैं? कीटों के, कीटों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है? इक्थियोलॉजी, एंटेमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी या मेलेकोलॉजी? बताइएगा जरा, इस प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं इक्थियोलॉजी, एंटेमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी या मेलेकोलॉजी? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं इक्थियोलॉजी, एंटेमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी या मेलेकोलॉजी? हाँ बिल्कुल प्रशांत, आप चिंता ना करें, पहले साइंस को अपन खत्म करेंगे, फिर इसके बाद में अपन एमपी वगैरह को इस तरीके से सब ओटियों को लूंगा मैं आपको, ठीक है ना। जैसे ये लगातार कंटिन्यू आपकी चलती रहेगी विश्लेषणात्मक आपकी ये क्लास। हाँ, तो ये कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को अपन क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी। क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटेमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? विनोद, इक्थियोलॉजी नहीं है विनोद भैया, इक्थियोलॉजी नहीं है, ध्यान रखना जरा, एंटोमोलॉजी है। इक्थियोलॉजी में अपन मछलियों का अध्ययन करते हैं। यदि इक्थियोलॉजी आती है तो इसमें अपन किसका अध्ययन करते हैं? मछलियों का अध्ययन करते हैं इक्थियोलॉजी में, ये ध्यान रखिएगा। ओके, और ये पैरासिटोलॉजी होती है ना, इसमें पैरासाइट का अध्ययन करते हैं अपन। और ये मेलेकोलॉजी, इसमें मोलस्का को देखते हैं अपन, यहाँ पर मोलस्का को देखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपकी एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन कर रहे हैं अपन? कीटों का अध्ययन करते हैं। अब प्रश्न आ जाता है, जो कीट है ना, ये आपके थोड़ा सा क्लासिफिकेशन वाले पोर्शन को भी आप देख लेते हैं। जो कीट है, ये कीट आते हैं आपके फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। आर्थ्रोपोडा एक जंतु जगत होता है। शाम के समय 7 से 8 जो मेरी क्लास चल रही है उस क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको कि आर्थ्रोपोडा एक फाइलम होता है और ये जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है। यदि आपसे पूछा जाता है जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, तो आंसर होगा आपका आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के जो जीव होते हैं वो जल में, थल में और आकाश में तीनों जगह रहते हैं। और सबसे पहले उड़ान भरने वाले जो जीव थे आपके, वो आर्थ्रोपोडा के कीट थे, कीट। और कीट वर्ग जो होता है उसकी मूल विशेषता ये है आपकी, इनमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। तो 3 जोड़ी पैरों का पाए जाना ये कीट वर्ग की मूल विशेषता है। और कीटों का अध्ययन आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत एक इंसेक्टा क्लास में करते हैं अपन। क्लास का नाम क्या है? इंसेक्टा, क्योंकि इंसेक्ट से बना, इंसेक्ट माने होता है कीट, और जिस वर्ग में इनको रखा गया उसका नाम क्या रख दिया गया है? इंसेक्टा। इसका नाम क्या रखा गया है? इंसेक्टा, ठीक है ना। तो यहाँ अध्ययन किया जाता है इंसेक्टा के अंतर्गत आपका। और इक्थियोलॉजी में अपन किसका अध्ययन करते हैं? तो इक्थियोलॉजी में अध्ययन करते हैं अपन मछलियों का। तो विभिन्न प्रकार की जो मछलियां हैं उन सब में अपन अध्ययन करेंगे इक्थियोलॉजी में। हाँ दीपेंद्र, ये हमारा डिजिटल शिव क्लासेस नाम से ऐप है और उस पर मैं 10 बजे से आपको मध्य प्रदेश पढ़ा रहा हूँ और शाम को 7 से 8 में उस पर साइंस पढ़ा रहा हूँ। पूरा का पूरा डिटेल में चल रहा है आपका। और यदि आप चाहें तो इसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं कोचिंग पर आकर के। यदि मुरैना में है तो आप कोचिंग पर आकर के रजिस्टर्ड करवा लीजिएगा, या फिर मेरे को फ़ोन पर बात कर लीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा उसकी प्रोसेस। मेरा मोबाइल नंबर 9329816160 है। ये मेरा मोबाइल नंबर है 93 29 81 61 60। इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, या व्हाट्सअप नंबर भी मेरा यही है, व्हाट्सअप करके आप पूरी जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, और ये आपका पैरासिटोलॉजी का अध्ययन, ठीक है ना। अगला है, निम्नलिखित विषयों में कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और कई बार पूछा गया है ये। छवि गुड मॉर्निंग, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, थोड़ा सा संभल करके करें इसको। निम्नलिखित विषयों में कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? पारिस्थितिकी विज्ञान, आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, जननांकी यानी डेमोग्राफी, और वायरस विज्ञान यानी वायरोलॉजी, और पारिस्थितिकी विज्ञान यानी इकोलॉजी, जेनेटिक्स, डेमोग्राफी एंड वायरोलॉजी। बताइएगा जरा आप लोग कौन सा आंसर होगा इसमें। इक्थियोलॉजी को इकोलॉजी संजय नहीं कहते,
संजय, इक्तियोलॉजी अलग होती है और इकोलॉजी अलग होती है। इक्तियोलॉजी में अपन अध्ययन करते हैं केवल मछलियों का यानी फिश का, और इकोलॉजी में अपन अध्ययन करते हैं संपूर्ण प्राकृतिक वनस्पतियों का, जंतुओं का। इकोलॉजी पर्यावरण है आपका, पारितंत्र एक तरीके से इकोसिस्टम है। ओके, ये आंसर आपका 100 का सही है। जननांकी, जननांकी यानी डेमोग्राफी, तो डेमोग्राफी का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या का अध्ययन, तो जनसंख्या का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है मानव जाति का, तो उसे अपन क्या कहते हैं, डेमोग्राफी। और जेनेटिक्स में यानी आनुवांशिकी में अपन किसका अध्ययन करते हैं, तो आनुवांशिकी में अपन डीएनए, आरएनए, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। और वायरस विज्ञान में अपन किसका अध्ययन करते हैं, वायरस का, वायरस यानी विषाणुओं का। अगला प्रश्न है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका प्रश्न, बड़ा कंफ्यूजन करता है ये आपका। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इथनोलॉजी, इथनोग्राफी, इथोलॉजी या एथिक्स। बताइएगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है और चारों ही कंफ्यूजन करते हैं आपके। बताइए जरा क्या कहेंगे अपन इसको। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इथनोलॉजी, इथनोग्राफी, इथोलॉजी और एथिक्स। दीपेंद्र एथिक्स, मानसिंह एथिक्स, अमन एथिक्स, एकता एथिक्स, मनीष, छवि, सभी एथिक्स बोल रहे हैं। ध्यान रखना जरा, ये छोटे छोटे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। ये मैं दोबारा से एक फिल्टर करके पेपर बनाऊंगा आप लोगों के लिए, उनमें डालूंगा इन चीज़ों को, तो वहाँ बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए। आज गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है। इसमें अपन विभिन्न संस्कृति तो जानते हैं ना आप लोग, पहले संस्कृति समझना पड़ेगा आपको। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को संस्कृति के लिए अंग्रेजी भाषा में अपन एक शब्द इस्तेमाल करते हुए कल्चर आपका। तो विभिन्न संस्कृति यानी अलग अलग जो संस्कृतियां हैं आपकी, उन संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे अपन कहते हैं इथनोलॉजी। उसे क्या कहा जाता है, इथनोलॉजी। किसी का जवाब सही नहीं था ये, तो ये क्या कहा जाएगा, उसे इथनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब आ जाता है आपका इथनोग्राफी। इथनोग्राफी में क्या होता है, एक संस्कृति का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ध्यान देना जरा, थोड़ा मामूली सा अंतर है। इथनोलॉजी में क्या होता है, कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण का तुलनात्मक अध्ययन, यानी 2 संस्कृतियां हैं, 3 संस्कृतियां हैं, 4 संस्कृतियां हैं, उन संस्कृतियों में अपन कंपैरेटिव तुलना करेंगे, उनमें देखेंगे कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी कॉमन है, कौन सी कॉमन नहीं है। तो इनका जो तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है उसको अपन कहते हैं इथनोलॉजी। दूसरा आ जाता है आपका इथनोग्राफी। इसमें क्या होता है, एक संस्कृति लेंगे और उस संस्कृति का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा, तो उसको अपन कहेंगे इथनोग्राफी। हो गया क्लियर? तुलनात्मक अध्ययन है जी हाँ। और ये इथोलॉजी, इसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इसमें व्यवहार देखा जाता है आपका, जानवरों का व्यवहार, संस्कृतियों का व्यवहार किस तरीके का। और एथिक्स जी आपके आचरण होते हैं, जैसे आपकी ईमानदारी है, जैसे आपकी सत्यनिष्ठता है, तो ये आपके आचरण होते हैं। तो इन आचरणों का अध्ययन जो किया जाता है वो होता है आपका एथिक्स। चलिए मैं एक डायग्राम बना करके आपको कराता हूँ इसको, उससे आपको याद रहेगा, नहीं तो ये फिर कन्फ्यूज करेंगे आपको। थोड़ी सी शब्दावली है, इथनोलॉजी इसका आंसर है। ये है देखिए आपका, ये अपन जो देख रहे हैं ये एक संस्कृति आपकी ये हो गई। ये कौन सी संस्कृति है, हिंदू संस्कृति हो गई, जैसे आप सनातन संस्कृति कह सकते हैं, ठीक है ना। और यहीं पर बगल में आपकी में कौन आ गई, ये इस्लाम संस्कृति आ गई। तो वो तुलनात्मक कौन सी थी आपकी, ये कौन सी संस्कृति है आपकी, ये वाली संस्कृति कौन सी है, हिंदू संस्कृति, और ये है इस्लाम संस्कृति। अब इन दोनों संस्कृतियों का अपन तुलनात्मक अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे उसको अपन कहेंगे इथनोलॉजी। ओके, इसको अपन क्या कहेंगे, इथनोलॉजी कहेंगे। अपन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, दोनों के गुण धर्म को देख रहे हैं, किसमें कौन सी विशेषता कॉमन है, कौन सी विशेषता कॉमन नहीं है, किसमें क्या अच्छी बात है, कौन सी बेकार बात है। तो इनका तुलनात्मक अध्ययन इथनोलॉजी कहलाता है। अब दूसरा अपन देखते हैं, एक ये है आपकी इथनोग्राफी। इसमें क्या होता है, ये आपकी संस्कृति है, जैसे आदिवासी समाज आपने ले लिया। अब इस आदिवासी समाज की ये संस्कृति है, इसका अपन विशिष्टता से वर्णन करेंगे, वो कहलाएगी आपकी इथनोग्राफी।
जैसे एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको, आदिवासी समाज में आप जानते हो अच्छी तरह से नहाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, बगैर नहाए आप ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप में एक जनजाति ऐसी पाई जाती है जिसमें नहाना बिल्कुल बेकार माना जाता है, और वहाँ की महिलाएं बिल्कुल भी स्नान नहीं करती, और वो केवल फूलों के रसों से आपके शरीर की त्वचा को साफ करती हैं, और सर्वाधिक सुंदर वही मानी जाती हैं। तो उनकी संस्कृति हो गई। आज आप अपने यहाँ पर नहीं नहाएंगे तो आपको बुरा माना जाएगा, लेकिन वहाँ पर नहाना कैसा है, आपका ना नहाना अच्छा माना जा रहा है। इसी तरीके से आज अपने समाज में अपन लोग हैं मांस वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन दूसरे समाज या कल्चर एक्टिविटी में बन जाते हैं तो वहाँ पर मांस मदिरा का सेवन जायज़ है आपका। तो ये तुलनात्मक अध्ययन हो गया। तो इसी तरीके से एथनोग्राफी में क्या होता है, विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है आपका। तो विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जा रहा है उसे अपन क्या कहेंगे, एथनोग्राफी कहेंगे। और इथनोलॉजी में क्या हो रहा है आपका, तुलना कर रहे हैं अपन, दो संस्कृतियों का तुलना हो रही है, तो वो इथनोलॉजी है आपकी। ठीक है ना। जैसे एक और आपको उदाहरण दे रहा हूँ विशिष्ट संस्कृति के संदर्भ में, यानी इथनोग्राफी के संदर्भ में। साइबेरिया में आपकी एक जनजाति पाई जाती है, और उस जनजाति में एक खासियत विशेषता ये होती है कि उनका जो दामाद है, दामाद जैसे ही आपके गांव में आता है तो उसमें जो ससुर रह रहा होता है, क्योंकि दामाद आएगा तो कहाँ पर आएगा, अपनी ससुराल में आएगा, तो जो ससुर है वो गांव छोड़ करके चला जाता है, और वो जब तक गांव छोड़ करके रहेगा बाहर, तब तक जब तक घर में कौन है, आपका दामाद रुका हुआ है। दामाद वापस चला जाएगा, ससुर घर वापस आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो ससुर है वो दामाद का चेहरा नहीं देख सकता। तो ये क्या है, एक विशिष्ट संस्कृति है, तो उसका अध्ययन अपन एथनोग्राफी के अंतर्गत ही करते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं आपकी। ओके, एक और बता रहे हैं अपन। नेक्स्ट है आपका ये इथोलॉजी। इस इथोलॉजी में क्या किसका अध्ययन करते हैं, इसमें आपका मानव और जो जंतु है, मानव और जंतु के व्यवहार का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, इथोलॉजी कहती हैं। तो मानव, ध्यान देना जरा, ये तो मानव हो गया और ये कौन हो गया, जंतु हो गया, है ना। मानव और जंतु का विज्ञान की जिस शाखा में उनके व्यवहार का अध्ययन करें अपन, कि मानव जंतुओं के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है और जो जंतु है वो मानव के साथ कैसा व्यवहार करती है, तो ये कहलाता है इथोलॉजी। ओके, अब इसके बाद आ जाता है आपका एथिक्स। एथिक्स यानी मोरल है आपके, ये आपके एथिक्स है। इसमें आपकी जैसे आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उस नौकरी की तैयारी में देखा जाता है आप में ईमानदारी है कि नहीं है, सत्यनिष्ठता है कि नहीं है आप में वाक कला है कि नहीं है आप में। तो ये आपके जो कैरेक्टर होते हैं, जो लक्षण होते हैं आपके अंदर, जो अच्छाई वाले जो लक्षण होते हैं, उनका जिस अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, एथिक्स के नाम से जानते हैं। हो गया क्लियर। अब ये चारों गलत नहीं होनी चाहिए आपकी। ओके, अगला प्रश्न है जैविक जगत में होने वाले कार्य। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं। यानी जो आपका जैविक जगत है, ये जो जैविक जगत में होने वाले कार्य हैं, जैविक जगत में होने वाले कार्य हैं, गुण और पद्धति के अध्ययन को और इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को अपन क्या नाम देंगे। नंबर 1 बायोनिक्स, नंबर 2 बायोनॉमिक्स, नंबर 3 बायोनॉमी और बायोमेट्री। बताइएगा जरा। हाँ, एथिक्स में नीति कह सकते हैं आप, बिल्कुल सही है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन को, इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं अपन बायोनिक्स, बायोनॉमिक्स, बायोनॉमी या बायोमेट्री। क्या कहते हैं उसे, बताएं जरा भैया, जवाब दीजिएगा। बायोनिक्स है, बायोनॉमिक्स है, बायोनॉमी है या बायोमेट्री है। अभी जवाब किसी का सही नहीं आया है। दीपेंद्र, बायोनॉमिक्स। चलिए मैं बता रहा हूँ इसे। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन को, इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को अपन कहते हैं बायोनिक्स। बायोनिक्स कहते हैं अपन। तो आंसर क्या होगा इसमें, ए होगा आपका। सोनिया, अनुराग, है ना। आंसर बायोनॉमिक्स नहीं होगा, आंसर कौन सा होगा, बायोनिक्स होगा। बायोनिक्स आंसर आपका क्या है, बायोनिक्स है। देखिएगा जरा,
यहाँ बायोनिक्स में क्या है, तो जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन को और इस ज्ञान को मशीनी जगत में, इसका एक उदाहरण देखें आप लोग, बायोनिक्स आंसर है इसका, और इसको एक उदाहरण देखें, ये है आपका, ये फोटो दिखा रहा हूँ मैं आपको, और इस फोटो में देखेंगे ये आधा हाथ है, और ये आधा हाथ आपका काय का लगा है, मशीन का लगा है, ये मशीन का है। अब हाथ आपका आधा यहाँ से है क्योंकि कट लग गया है, अब इसमें एक मशीनी हाथ अपन ने लगा दिया है, और मशीनी हाथ जो लगा है उसका अध्ययन ब्रेन से ही संचालित हो रहा है पूरा, जैसे ये उंगलियां बनाई हैं अपने मशीन की, और ये इसको क्या कर रहा है, पकड़े हुए है, इसी तरीके से यहाँ से निशाना लगाया जा रहा है। तो ये जो आपका कल्चरल वाली जो अध्ययन है, यानी मशीनी जगत और साथ में जैविक जगत, इन दोनों का जो संबंध स्थापित किया जाता है विज्ञान की जिस शाखा में, उसे ही अपन कहते हैं बायोनिक्स। लखन गुड मॉर्निंग, इसे अपन क्या कहते हैं, बायोनिक्स। ओके, अब तो नहीं भूलेंगे। एक फोटो और दिखा रहा हूँ आपको, जैसे ये देख सकती है, यहाँ से हाथ ये पूरा कट गया है, अब यहाँ से एक मशीनी हाथ लगा दिया गया है। तो ये जो मशीनी हाथ लगाया गया है आपका, अब ये किसके द्वारा संचालित हो रहा है, मशीनी हाथ आपकी ब्रेन के द्वारा। तो यहाँ पर मनुष्य और मशीन, इन दोनों का विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाएगा उसे अपन क्या कहेंगे, बायोनिक्स, नॉट बायोनॉमिक्स। बायोनॉमिक्स नहीं है, क्या है वो, बायोनिक्स है। अगला है पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करती हैं। अगला प्रश्न है आपका, पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पेलियो वनस्पति के अंतर्गत जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का, या इनमें से कोई नहीं। पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं अपन, बताइएगा जरा। पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का, या इनमें से कोई नहीं। पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किसमें करते हैं अपन, जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का, या इनमें से कोई नहीं। पेलियो वनस्पति, आप लोगों के सभी आंसर गलत हैं। हाँ, मान सिंह ने हटके आंसर दिया है, इनमें से कोई नहीं। मान सिंह ने हटके आंसर दिया है। इसमें जो आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा यार पढ़ने की कोशिश किया करो, वैसी मत फ्लो में जाया करो आप लोग। वर्षा का जवाब सही है। इसमें शब्द क्या आ रहा है, वनस्पति आ रहा है, वनस्पति। और पेलियो वनस्पति, पेलियो वनस्पति माने क्या होता है, जीवाश्म वनस्पति। ऐसी वनस्पतियां जिनके जीवाश्म बन गए हैं, यानी जो पेड़ पौधे आपके नष्ट हो चुके हैं और वो केवल जीवाश्म के रूप में ही पाए जाते हैं, उनका अध्ययन कहाँ करेंगे। तो यहाँ पर वनस्पति शब्द आ रहा है, तो जंतु वनस्पति तो होगा ही नहीं आपका, ये तो खत्म हो गया। शैवाल नहीं होगा, फफूंद नहीं होगा, क्योंकि ये वनस्पतियां नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर, ये ज़्यादा बेहतर है आपका। तो इसमें अपन किसका अध्ययन करते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। और पेलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन होगा, तो ये वनस्पतियों का अध्ययन होगा। किसका होगा, वनस्पतियों का। कौन सी वाली, वनस्पति जीवाश्म का। ये इस तरीके के होते हैं आपके, देखिए ये वनस्पति जीवाश्म है आपके, इस तरीके के आप जो देख रहे हैं, ये वनस्पति जीवाश्म में, इनका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है आपका, तो उसे अपन कहते हैं पेलियो वनस्पति। हाँ, यहाँ पर यदि वो कहते हैं पेलियो जूलॉजी, तो हो जाता जंतु जीवाश्म आपका, फिर क्या हो जाता, जंतु जीवाश्म हो जाता आपका यहाँ पर। अच्छा, पेलियो वनस्पति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, आप बताइए जरा। एक प्रश्न और है आपके लिए, पेलियो वनस्पति के पिता के रूप में, पिता किन्होंने चालू की थी भारत में ये शाखा। भारत में इस शाखा को, पेलियो वनस्पति शाखा पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया है, या इस शाखा को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, बताइएगा जरा आप लोग। एक प्रश्न और है, बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा आप लोग। पेलियो वनस्पति, फादर ऑफ, नहीं कुलदीप, अरस्तु नहीं है, अरस्तु नहीं है। भारत में बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, भारत के वैज्ञानिक हैं, भारत के वैज्ञानिक हैं वो, भारत के वैज्ञानिक हैं। डॉली अरस्तु नहीं है। अरस्तु ने वनस्पति विज्ञान के बारे में ज़्यादा नहीं बोला है। थियोफ्रेस्टस कहते तो एक बार अपन मान भी लेते हैं। ऐप में प्रॉब्लम क्या आ रही है वो अभी फ़ोन करके बता देना आप,
है ना, दूर कर देंगे वो। थियोफ्रेस्टस नहीं है, थियोफ्रेस्टस तो फादर ऑफ बॉटनी है। बिल्कुल सही है एकता, बीरबल साहनी। एकता का जवाब बिल्कुल सही है, बीरबल साहनी, बीरबल साहनी। निर्मला, लीनियस नहीं है, कार्ल वॉन लीनियस जो है ना वो तो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के फादर हैं आपके, है ना। और ये दार्विन, ये थियोफ्रेस्टस नहीं है, ये फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्टस आपके। अरस्तु तो है ही नहीं पिंकी। आपका जवाब क्या है? तो जवाब है आपका बीरबल साहनी। ये जो सामने देख रहे हो ये है आपके, ये है बीरबल साहनी। ये नोट कर लीजिएगा कहीं, पेलियो वनस्पति के ये है। बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का क्या माना जाता है? पिता माना जाता है। लियोनार्डो दा विंसी नहीं है, बीरबल साहनी है आपके, बीरबल साहनी। ये मैं जो दिखा रहा हूँ, बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। लियोनार्डो दा विंसी तो आपके पैलेंटियोलॉजी यानी संपूर्ण जीवाश्म विज्ञान के पिता हैं, संपूर्ण जीवाश्म विज्ञान के। यहाँ पर केवल वनस्पति विज्ञान की बात कर रहे हैं, और वनस्पति विज्ञान के पिता भारत में जो माने जाते हैं वो बीरबल साहनी माने जाते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये बीरबल साहनी है, ये देख सकते हो बीरबल साहनी। बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। जनक माने पिता, नोट कर लीजिएगा कहीं आप इसको। फादर ऑफ पैलेंटियोलॉजी के रूप में जाना जाता है, यानी खाली जीवाश्म विज्ञान की बात करी जाएगी तो आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी, जो राहुल ने जवाब दिया है। ठीक है ना। बीरबल साहनी इंडियन है आपके, भारत के हैं, और भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान पर सबसे पहले रिसर्च व्यवस्थित तरीके से बताने का काम इन्होंने ही किया था। अगला प्रश्न है आपका, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन, इसे क्या कहा जाएगा? अगला है आपका, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर या फ्लोरिकल्चर? ये गलत नहीं होना चाहिए, ये तो अपन कर चुके हैं इसको। तो रेशम कीट पालन को कहते हैं अपन एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर या फ्लोरिकल्चर? बताएं जरा जल्दी से। सही जवाब है आपका सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहते हैं अपन? सेरीकल्चर। ये जो देख रहे हैं आप, ये कीट है आपका, है ना, और ये कोकून है। इस कोकून से ये रेशम का कीट है जिसका नाम है बोमेक्स मोरी, और कीट का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे अपन कहते हैं मोरीकल्चर, और रेशम पालन का पूरा अध्ययन करते हैं वो सेरीकल्चर कहलाता है। ये इस तरीके से चलता है। ये वयस्क मौत है, ये अंडे देता है आपका, अंडे से ये लार्वा बनता है आपका, और लार्वा से बनता है कोकून, ये कोकून बनता है आपका, और कोकून में से जाकर के फिर ये एडल्ट मौत में बदल जाता है। और रेशम जो अपन को प्राप्त होता है वो कोकून से प्राप्त होता है। प्रश्न आता है आपका, कई बार पूछा गया है, बताइए रेशम किससे प्राप्त होगा? तो आप जवाब देंगे रेशम किससे प्राप्त होगा? कोकून से प्राप्त होगा। इससे रेशम कौन बनाता है? प्रश्न ऐसे पूछा जाए, दोनों में अंतर है थोड़ा सा। रेशम किससे प्राप्त होता है? तो आंसर कोकून है। रेशम कौन बनाता है? तो ये प्यूपा लार्वा बनाता है आपका। कौन बना रहा है? ये लार्वा बना रहा है आपका। तो रेशम कौन बनाता है? लार्वा बनाता है। रेशम किससे प्राप्त होता है? तो कोकून। दोनों के आंसर बदल गए, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एपीकल्चर में अपन अध्ययन करते हैं मधुमक्खी पालन का। से हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? हॉर्टिकल्चर में अध्ययन करते हैं बागवानी फसलों का, और फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन किया जाता है। ओके। अगला है मधुमक्खी का उपयोग। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है सेरीकल्चर में, टिश्यू कल्चर में, एपीकल्चर में या पिसीकल्चर में? आ गया वही वाला अभी अपन ने जो रिपीट किया था। बताएं जरा जल्दी से आप लोग जवाब दीजिएगा। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है सेरीकल्चर, टिश्यू कल्चर, एपीकल्चर या पिसीकल्चर? प्रमोद लेट हो गए आप, गुड मॉर्निंग, थोड़ा जल्दी जुड़ा करो। जितेंद्र, बिल्कुल सही जवाब है मधुमक्खी। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है अपना, मधुमक्खी का उपयोग काय में करते हैं अपन? मधुमक्खी पालन में। तो वो कौन सा हो जाएगा? सेरीकल्चर है, टिश्यू कल्चर, एपीकल्चर या पिसीकल्चर? बताएं जरा जल्दी से। आंसर होगा एपीकल्चर, बिल्कुल सही है, एपीकल्चर। ये इस तरीके का मधुमक्खी पालन होता है। मध्य प्रदेश में मधुमक्खी ज़्यादा पाई जाती हैं आपकी कहाँ पर? मुरैना में।
इसलिए मुरैना को शहद सिटी के नाम से भी जाना जाता है, शहद की नगरी। यहाँ शहद बहुत होता है आपका, ठीक है। मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है, उस मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। एक तो ड्रोन होती हैं, ये कौन होते हैं? ड्रोन, यानी मेल होती है, ड्रोन है ये एक रानी मधुमक्खी होती है। पूरे छत्ते में केवल एक ही रानी मधुमक्खी होगी, और ये वर्कर होती हैं आपकी, वर्कर। ये मोम इकट्ठा करने का काम करती हैं, अन्य चीज़ें। इसमें एक विशेष प्रकार का भोजन तैयार होता है जिसे अपन कहते हैं रॉयल जेली, और रॉयल जेली को कौन खाती है? रानी मधुमक्खी खाती है। और इनका सबसे पहले अध्ययन जिस व्यक्ति ने किया था वो थे आपके कार्ल वान फ्रिज। ये सामने जो शख्स दिख रहे हैं, ये कार्ल वान फ्रिज हैं। इन्होंने मधुमक्खियों की भाषा को समझने की प्रयास किया था और समझा भी था इन्होंने, और इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, कार्ल वान फ्रिज नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है और मधुमक्खियों की भाषा को इन्होंने समझा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? बाद बाकी तो सब सुमेलित है, लेकिन एक सुमेलित नहीं है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, फलों की खेती पोमोलॉजी। बताइएगा जरा कौन सा गड़बड़ है, कौन सा गलत है इसमें? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, फलों की खेती पोमोलॉजी। बताएं जरा, आप लोग जवाब दीजिएगा। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, ये तो सही है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, बागवानी फसलें होती हैं ये। इसमें जो आंसर होगा वो है फसलों की खेती एग्रोनॉमी। फसलों की खेती एग्रोनॉमी में नहीं होती है आपकी। फसलों की जो खेती होती है वो एग्रोस्टोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? एग्रोस्टोलॉजी। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, बागवानी जो फसलें होती है उनमें सब्जियां आती है आपकी, बाग बगीचों में की जाती है। तो ये आंसर आपका सही होगा। आंसर कौन सा गलत है आपका? सी आंसर गलत है इसमें, फसलों की खेती। 11वां है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? एपीकल्चर शहद की मक्खी, सेरीकल्चर सिल्कवर्म, पिसीकल्चर लाख का कीड़ा, हॉर्टिकल्चर बागवानी। बताइएगा जरा इनमें कौन सा गड़बड़ है, कौन सा गड़बड़ है इनमें? निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? एपीकल्चर शहद की मक्खी, सेरीकल्चर सिल्कवर्म, पिसीकल्चर लाख का कीट, हॉर्टिकल्चर बागवानी। बताइए कौन सा गड़बड़ है यहाँ? पिसीकल्चर बिल्कुल सही है। पिसीकल्चर में अपन किसका अध्ययन करते हैं? मछलियों का अध्ययन करते हैं। पिसीकल्चर में मछलियों का अध्ययन किया जाता है आपका, और यह बात कर रहा है वो लाख का कीट। तो ये आंसर आपका गलत है। एपीकल्चर में मधुमक्खी का अध्ययन होता है, सेरीकल्चर में सिल्क का होता है, हॉर्टिकल्चर में बागवानी फसलों का होता है। तो आंसर कौन सा गलत होगा आपका? आंसर सी, क्योंकि पिसीकल्चर में मछलियों का अध्ययन करते हैं अपन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, फिलोलॉजी डाक टिकटों का संग्रह, एंटेमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन, आइकोनोग्राफी कीट पतंगों का अध्ययन। तो इनमें से 3 गलत हैं, एक सही है केवल। बताइए कौन सी सही है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, फिलोलॉजी डाक टिकटों का संग्रह, एंटोमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन, आइकोनोग्राफी कीट पतंगों का अध्ययन। बताएं जरा कौन सा गलत है इसमें? वो सॉरी 3 तो गलत है, कौन सा सही है? सही बताना है आपको, सही वाला बताना है। बाद बाकी तो सब गलत है, सही वाला बताना है आपको, सही वाला बताना है। तो इसमें आंसर जो होगा वो है लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन। इसमें आंसर क्या है आपका? लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन। पहला आंसर सही है, बाद बाकी सब गलत है इसमें। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, ये सही है केवल। ओके, ये होता है लेक्सिकोग्राफी। इस तरीके से शब्दकोश का जो संकलन किया जाता है वो लेक्सिकोग्राफी कहलाता है। ये आपकी फिलोलॉजी। फिलोलॉजी में क्या होता है? आपकी जो भाषा वगैरह होती है उस भाषा वगैरह का अध्ययन और उसका व्यवस्थित ज्ञान, ये कहलाता है फिलोलॉजी।
और ये आपका आइकोनोग्राफी। आइकोनोग्राफी में क्या होता है, जो आपके जो चित्र है आपके चित्र यानी पेंटिंग्स वगैरह, प्रतिमाएं आपकी, पेंटिंग्स यानी चित्र और प्रतिमा, इनका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, आइकोनोग्राफी। तो इस तरीके चित्र प्रतिमा इनका अध्ययन आइकोनोग्राफी। अगला है लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है, अभी सॉल्व किया है अपन ने, बताइए जरा। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है, मानव शरीर की संरचना से, शब्दकोश के संयोजन से, गुप्त लिखावट से, चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ने से। बताएं जरा लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है, लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है, मानव शरीर की संरचना से, शब्दकोश के संयोजन से, गुप्त लिखावट से, चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ने से। ओके, शब्दकोश के संयोजन से, सबका जवाब सही है ये तो, क्योंकि अभी अपने सॉल्व किया है। यही तो विशेषता है, कई चीज़ों को अपन कई जगह पर उपाधि दे रहे हैं लेकिन वो चीज़ है ही नहीं। होता क्या है, किसी बड़े आदमी ने कह दिया और बड़े आदमी तो जो जब जैसा कह दे बस वही मान लिया जाता है। अब वो वास्तव में है या नहीं है, ये किंवदंती है। एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, एक इसी संदर्भ में एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसको भी समझ लें आप लोग। यह राहुल का है, सर मुरैना को कालीन नगरी कहते हैं पर कालीन बनता कहाँ है, बिल्कुल सही बात है ये। इसी तरीके से बहुत सारी उपाधियाँ दी जा रही हैं और ये उपाधियाँ किस संदर्भ में दी जा रही हैं समझ में नहीं आता है। एक लेटेस्ट उदाहरण बता रहा हूँ आपको इसी के संदर्भ में। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं अपन, भारत का नेपोलियन, तो आप लोगों को मालूम है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, समुद्रगुप्त। और खाली समुद्रगुप्त को नहीं कहते, बहुत सारे लोगों को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, मालूम होगा। एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ आपको। इसी तरीके से प्राचीन भारत का कालिदास किसे कहते हैं, प्राचीन भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, सॉरी प्राचीन भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं अपन प्राचीन भारत का शेक्सपियर, कालिदास को कहते हैं। ये अपन ने रटा है ना, क्योंकि ये कुछ बड़े लोगों ने कहा है, जैसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विसेंट ऑर्थर स्मिथ, जैसे अपन B.A. स्मिथ के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उस किताब में उन्होंने समुद्रगुप्त को, जो गुप्त काल के हैं, उन्हें प्राचीन भारत का क्या कहा था, नेपोलियन कहा था। अब पहले आपको नेपोलियन समझना पड़ेगा। नेपोलियन इसको भी समझ लो जरा। नेपोलियन जो है आपका, नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जाना जाता है और फ्रांस में रहता था ये, और ये सिंपल सा एक छोटा सा सैनिक था और सैनिक के रूप में इसने भूमिका अदा की, बहुत मेहनत करी और आगे चल के ये फ्रांस का राष्ट्रपति बन गया, फ्रांस का सेनापति बना, सेना का। और वहाँ बगावत हुई राजा के खिलाफ, फिर ये फ्रांस का राष्ट्रपति बन गया, यानी सर्वोच्च नेता बन गया। कौन, नेपोलियन। ये मात्र 2 घंटे सोता था ऐसा कहा जाता है और बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था ये, और इंग्लैंड को कहता था ये बनियों का देश। इसी तरीके से जीरो से चालू होकर के बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा ये। इसी तरीके से समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है इसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के सभी राज्यों को जीत लिया था और ये एक भी युद्ध में ये हारा नहीं था। इस आधार पर इन दोनों की तुलना B.A. स्मिथ ने की है। चूंकि कौन कर रहा है, B.A. स्मिथ। कौन है ये B.A. स्मिथ, अंग्रेज है। और जानबूझ करके भारतीय इतिहासकार जो थे आपके राजा रजवाड़े, उनको डाउन करके दिखाया जाता है। क्यों डाउन करके दिखाया जा रहा है, उसका कारण देखें। क्योंकि नेपोलियन कई युद्धों में हारा था, जबकि जो समुद्रगुप्त है एक भी युद्ध में नहीं हारा, और फिर भी इसे अपन प्राचीन भारत का क्या करें, नेपोलियन। ऐसी कालिदास से तुलना जब की जा रही है, कालिदास ने संस्कृत का जो साहित्य लिखा है उस जैसा साहित्य शेक्सपियर कभी नहीं लिख सकता। शेक्सपियर का जो साहित्य वो एक अलग है आपका, और जो कालिदास का जो साहित्य वो आपका कैसा अलग है। दोनों की अपने अपने चित्र अलग है। वो अंग्रेजी भाषा में लिख रहे हैं, उनकी कल्चरल एक्टिविटी अंग्रेजियों की तरह सोचने की है। इन्होंने भारतीयों को लेकर के लिखा है, संस्कृत से संबंधित लिखा है। शेक्सपियर आपकी 16वीं 17वीं शताब्दी के हैं आपके, और जो कालिदास 18वीं शताब्दी के हैं, और कालिदास आपके कब के हैं, प्राचीन काल के हैं, गुप्त काल के हैं आपके। तो आप सोच सकते हो कैसे तुलना, लेकिन ये क्यों तुलना की जा रही है, जैसे आपके ये डाउन हो जाए। किसी बड़े आदमी ने तुलना करी और उसी आधार पर अपन आगे बढ़ा देते हैं। तो यही विषय अपने यहाँ पर कालीन के संदर्भ में लागू होता है। किसी बड़े आदमी ने कह दिया कि मुरैना में कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ कालीन बनते हैं। कहाँ बनते हैं तुम ढूंढते रहो। ऐसे ग्वालियर में कह दिया जाता है आज भी वस्त्र उद्योग है ग्वालियर में। कहाँ है ग्वालियर में वस्त्र उद्योग, टोटल बंद हो चुकी हैं आपकी ग्वालियर की वस्त्र उद्योग की फैक्ट्रियाँ।
आपको मालूम है अच्छी तरह से अपन रह रहे हैं। ऐसे ही आज भी कह दिया जाता है बामौर में सीमेंट फैक्ट्री है। कहाँ है सीमेंट फैक्ट्री, आपको तो पता ही है, बंद हो चुकी है। ऐसी खैर से कत्था निकालने का कारखाना आपका बामौर में और शिवपुरी में है, कहीं नहीं है, दोनों के दोनों बंद है आपके। तो इस तरीके से कई चीज़ें क्या होती हैं उसी तरीके से चल रही हैं। अब आप समझ ही सकते हो, आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका कौन सा, लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी अपन पढ़ ही चुके हैं। शब्दकोश का संयोजन है। एक प्रश्न और है आपके लिए, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सब्जी के लिए काम आने वाले जो पौधे हैं उनके अध्ययन को अपन क्या कहते हैं? बताएं जरा। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर या ओलेरिकल्चर? यहां देखना जरा, यहाँ पर है सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन। सब्जी उगाने के लिए जिन पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहेंगे? उसे अपन कहेंगे ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर, आंसर क्या होगा? ओलेरिकल्चर। सब्जियों के काम आने वाले पौधे। और सब्जी विज्ञान का अध्ययन यदि पूछता है तो होगा हॉर्टिकल्चर। वो बागवानी है आपका, उसमें क्या है, बागों में लगाई जाती है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा आपका? ओलेरिकल्चर। आप इसको ऐसे याद कर लेना, सब्जी बेचने वाला जब आता है, इसको कैसे याद रखेंगे, ये बड़ा कंफ्यूज करता है। इसे याद करने का तरीका बता देता हूँ आपको। सब्जी बेचने वाला जब आता है और मोहल्ले में महिलाएं जब सब्जी उस ठेले वाले से खरीदती हैं तो एक दूसरे को आवाज़ लगा के बुलाती हैं, ओ ले लेरी। तो ओ ले, ये क्या है? ओलेरी कल्चर। ओलेरी ऐसे याद रख लेना। तो ओलेरी कल्चर, तो ये ओलेरी कल्चर में किसका अध्ययन होता है? सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन, ये कहलाता है ओलेरी। और ये हॉर्टिकल्चर है, ये बागवानी फसलें हैं, इनमें ओवरऑल सब्जियों का अध्ययन आ जाता है। बिल्कुल सही अवदेश आपका, ओलेरी कल्चर। ठीक है, आलू ले लो, ओ ले लो, कुछ भी कर सकते हो, बना सकते हो, बिल्कुल हाँ ऐसे ही। ठीक है ना, ये वाले हैं आपके इन सब्जियों का अध्ययन। और ये विटीकल्चर के द्वारा निम्न में से कौन एक उत्पादित होता है? विटीकल्चर द्वारा। विटीकल्चर के द्वारा निम्न में से किसका उत्पादन होता है? अंगूर का, सिल्क का, केचुए का या शहद का? तो ये विटीकल्चर के द्वारा किसका उत्पादन हो रहा है? अंगूर का, सिल्क का, केचुए का या शहद का? बताएं जरा, विटीकल्चर के द्वारा किसका उत्पादन होता है? विटीकल्चर द्वारा बिल्कुल सही है, अंगूर का। तो विटीकल्चर के अंतर्गत अपन किसका अध्ययन करते हैं? अंगूर का अध्ययन करते हैं। तो ये आप लोगों को मालूम ही है। अच्छा, बता सकते हैं अंगूर का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? अंगूर का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? अंगूर का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? आप जवाब दें जरा। भारत में अंगूर का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र। बिल्कुल सही है। और महाराष्ट्र में कहाँ होता है? नासिक में। महाराष्ट्र में नासिक। अच्छा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंगूर का उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में है। नागपुर नहीं है, नासिक है, नासिक। नासिक में सबसे ज़्यादा है। और मध्य प्रदेश में, हाँ बिल्कुल सही है, निर्मला का जवाब सही है, रतलाम। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंगूर का उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंगूर का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो रतलाम है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो आंसर रतलाम होगा, और भारत में बात करेंगे तो महाराष्ट्र होगा, और महाराष्ट्र में भी कहाँ पर होगा? नासिक में होगा। तो आज के लिए ये 15 प्रश्न मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। अब ये प्रश्न आपके किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होने चाहिए। और ये 15 नहीं हुए अपने सॉल्व, लगभग अपन ने यहाँ पर 4-4 के संदर्भ में किया है। तो 15 का गुणा 4 से कीजिएगा, तो 15 चौक कितने हो जाएंगे? 60 प्रश्न आपके सॉल्व हो गए। और 60 के साथ में कई चीज़ें ऐसी हैं जो उनसे जुड़ी हुई हैं। जैसे अपन ने फादर ऑफ जूलॉजी भी पढ़ लिया था, फादर ऑफ बायोलॉजी भी पढ़ा था, फादर ऑफ सोशोलॉजी पढ़ा था, इसी तरीके से बीरबल साहनी को भी अपन ने पढ़ा था। तो इस तब मिला करके लगभग 70 प्रश्न आज अपन ने सॉल्व किए हैं।
आज के लिए इतना ही है। और जो लोग मेरी पेड क्लास लेना चाहते हैं तो 10 बजे से मेरी क्लास चल रही है MP GK की, जिसमें मैं मंदिर, मूर्तियाँ वगैरह इन सब के बारे में अध्ययन करवा रहा हूँ। चित्रों के द्वारा है, वीडियो के द्वारा है। शाम के समय साइंस की क्लासेस चल रही है। तो यदि आप जुड़ना चाहें तो इन क्लासेस से आप जुड़ सकते हैं। हमारा एक ऐप है, पर्सनल ऐप है, जिसका नाम है डिजिटल शिव क्लासेस। उसके बारे में यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर है आपका, मैं दोबारा बता रहा हूँ, 93 29 81 61 60। इस मोबाइल पर आप कांटेक्ट कर लीजिए या व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो ये हम पूरी जानकारी आपको इस पर दे देंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।